हेलो डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास है अभी स्टार्ट कर दी गई है। अभी 23 मई से स्टार्ट कर दी है मैंने। और इवनिंग में 6 to 7 लाइव क्लासेस लग रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर इसको पूरी क्लास, मतलब जो भी मैं जितनी भी क्लास आपको अवेलेबल कराऊंगा पूरी क्लास आप रेगुलर लें। और काफ़ी कुछ आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, पहली बार तो ये जो क्लास है आपको यूट्यूब पर लाइव मिलेगी कुछ समय के लिए, जिसमें आप उस क्लास को अच्छे से समझ सकें और उसमें बहुत कुछ सीख सकें। और लाइव क्लासेस का जो टाइम रहेगा इवनिंग में रहेगा 6 to 7। ठीक है, डेली क्लास रहेगी, 6 to 7 क्लास रहेगी और संडे को क्लास ऑफ रहेगी बस केवल। ठीक है, दूसरा आपको अगर पूरा कंटिन्यू वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीटली क्लास लेनी है तो ये आप हमारा एप्लीकेशन है जुनून एकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन का आप लोगो देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग ऐप है आपका और प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करें। ठीक है, इसके अलावा हम इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या टॉपिक्स कराने वाले हैं, पूरा जो भी टॉपिक्स रहेंगे सारे के सारे पूरे आपके इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, काफ़ी स्टूडेंट्स कांटेक्ट में आए और उनको पढ़ना था कि इंग्लिश मीडियम में ही उनको जनरल नॉलेज बड़ी अच्छे से करा दी जाए। तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। टॉपिक्स क्या क्या होंगे इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो आपको मैं बता देता हूँ। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे टॉपिक्स इस क्लास में होने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम हमारे जनरल इंट्रोडक्शन जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स में भी आप पढ़ोगे सबसे, और इन कॉन्टिनेंट्स की आप पूरा जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं सारे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ोगे। कॉन्टिनेंट्स पढ़ने के साथ साथ एक आपको और भी नई चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जो अधिकतर इंस्टीट्यूट पे टीचर्स नहीं कराते हैं। वो है आपके विथ मैप्स एंड ट्रिक्स, यानी पूरा मैप भी बताऊंगा और आपको ट्रिक से भी सारे फैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीटली याद कराऊंगा। दूसरा इसमें एक और तीसरे नंबर का पॉइंट है ऑल कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। ऑल कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, ऑल कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, जितनी भी आपके कॉन्टिनेंट्स में जो भी कंट्रीज आती हैं सारी की सारी कंट्रीज की कैपिटल्स एंड करेंसी सारी की सारी आपको मेमोराइज कराई जाएंगी, याद कराई जाएंगी, वो भी बढ़िया से, आसानी से और ट्रिक से याद कराई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका होगा, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका होगा, साउथ अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। अटलांटिक ओशियन के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये सारे कॉन्टिनेंट्स होंगे। कॉन्टिनेंट्स के बाद में फिर हम जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम ओशियंस के बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन से ओशियंस होते हैं। पैसिफिक ओशियंस है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, ये ओशियंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका न्यूज़ एजेंसीज वाला टॉपिक आ जाएगा कि वर्ल्ड्स के अंदर जो अलग अलग कंट्री में जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके नेम पूछ लेता है कभी एग्जाम के अंदर, तो वो आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी आपका 49 एक आपका जो इक्वेटर लाइन है वो किस किस के बीच में है, या 38 किस किस के बीच में है, या रेड क्लिफ है, ड्यूरेंट रेखा है, इनके बारे में अपन ये बॉर्डर जो लाइन है उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंट्री के बीच में, जो फेमस जैसे मैकमोन जो है इंडिया और चाइना के बीच में है, उस तरीके से। ठीक है, वेरियस कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट, तो वेरियस कंट्री एंड देयर पार्लियामेंट, कुछ ऐसी कंट्री हैं उनके पार्लियामेंट्स के नेम अलग अलग होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। तो पार्लियामेंट चलो ठीक है हमने बोल दिया, ये पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है, ब्रिटेन में यूज़ होता है, कनाडा में यूज़ होता है, हमारे इंडिया में हम जैसे संसद कह देते हैं। तो ऐसे और भी अलग है, जैसे जर्मनी में वंडरस्टैग कह देते हैं। तो जो अलग अलग नेम्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। नेशनल सिंबल्स एंड देयर कंट्री, कंट्रीज़ के सिंबल्स पढ़ेंगे कि ये कौन सा सिंबल किस कंट्री के लिए। डबल हेडेड ईगल अगर आपने सुना हो, ईगल सुना हो, वाटर लिली सुना हो, लिली सुना हो, अलग अलग सिंबल्स जो है कंट्री में यूज़ होते हैं उनके बारे में। फेमस इंडस्ट्रियल प्लेसेस इन दी वर्ल्ड, कुछ फेमस इंडस्ट्रियल प्लेसेस होंगे जैसे बेलफास्ट है, सिएटल और आपका बेलफास्ट है, शिप मेजरमेंट के लिए फेमस है। ठीक है, शिप बिल्ड किए जाते हैं वहाँ पर, तो फेमस इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। ट्राइब्स ऑफ दी वर्ल्ड, ट्राइबल्स भी होती हैं अलग अलग, कुछ कंट्रीज की ट्राइबल्स दी रहती हैं ज़्यादातर जनरल नॉलेज बुक में, तो वो उनके नेम्स भी हम
पढ़ेंगे कौन कौन सी, जैसे कि एस्किमो ट्राइबल होती है जो ग्रीनलैंड में होती है, रेड इंडियन निग्रो है अमेरिका में होती है। क्रॉप्स इन दी वर्ल्ड, जो भी क्रॉप्स होती हैं, कौन सी क्रॉप्स मैक्सिमम कहाँ किस कंट्री में होती है, वो आपको करा देंगे। मिनरल्स इन दी वर्ल्ड, कौन सा मिनरल कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर वो फाउंड होता है, कौन सी कंट्री में। शेयर इंडेक्स है, शेयर इंडेक्स अलग अलग निफ्टी 50, सेंसेक्स, BSE, NSE जैसे इंडिया में होते हैं तो अलग अलग कंट्री में भी कुछ अलग अलग नेम से होते हैं। मेजर प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर प्लांट्स भी पढ़ेंगे, कुछ मेजर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट, हेलोफाइट, है ना, लिथोफाइट, ये भी नेम पढ़ेंगे, ये कौन कौन से एटमॉस्फेयर में होते हैं उसके बारे में। वर्ल्ड्स लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे हमारे यहाँ CBI है, IB है, उसी तरीके से अलग अलग कंट्री में जैसे ISI है, ठीक है, और मोसाद है, मोसाद भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद जो है वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ऐसे कुछ नेम वगैरह हैं, तो FBI है अमेरिका में, उस तरीके से अपन अलग अलग कंट्री का। सम जोग्राफिकल सरनेम ऑफ द वर्ल्ड, तो सरनेम आते हैं अलग अलग, जोग्राफिकल नेम पूछ लेता है तो वो अपन पढ़ेंगे। और चेंज नेम एंड कंट्रीज एंड देयर सिटीज़, तो सिटीज़ के जो चेंज नेम हैं, जैसे प्रेजेंट में अगर देखें एक कंट्री है उसको अपन बोलते हैं मेडागास्कर, मेडागास्कर को पहले मालागासी बोलते थे। प्रेजेंट में हम एक कंट्री का नाम लेते हैं श्रीलंका, श्रीलंका को से पहले शीलोन बोलते थे। प्रेजेंट में हम एक नाम लेते हैं कंट्री का जापान, जापान को इससे पहले निप्पन बोलते थे। तो ये जो ओल्ड नेम है, न्यू नेम है, उनके बारे में भी आपको करा देंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जो भी UN से रिलेटेड है या अदर हेडक्वार्टर्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पर है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये सब आपके जो भी हेडक्वार्टर्स हैं इस्टेब्लिश कब हुए थे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, कितनी कंट्री इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे फर्स्ट इन दी वर्ल्ड, फर्स्ट इन दी वर्ल्ड भी पढ़ोगे, फर्स्ट मेल कौन है या फीमेल कौन है उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस प्लैनेट्स की आप पढ़ोगे। अर्थ, गैलेक्सी, मिल्की के बारे में, लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश देशांतर जिसे आप बोलते हैं, लोकल टाइम जोन है, एटमॉस्फेयर है, विंड्स है, काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके बारे में, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव वॉल्केनो, डीएक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, तो ये डोरमेंट वॉल्केनो जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनोज, वॉल्केनो कहाँ कहाँ अलग अलग कंट्रीज में होते हैं उनके नेम हम पढ़ेंगे। मेजर कैनल्स, कैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका स्वेज कैनल नेम आपने सुना है, एक सू कैनल भी होती है, ठीक है, एक आप देखेंगे एक कील कैनल भी होती है। कील कैनल जो है ना सबसे ज़्यादा विजी कैनल है, ठीक है, और कील कैनल जो है ना वो जर्मनी में है। वाटरफॉल्स पढ़ेंगे, वाटरफॉल्स भी कौन कौन से वाटरफॉल्स कौन कौन सी कंट्री में है वो। लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, बाल्कस लेक है, बाल्कस लेक, लडोगा लेक, लडोगा लेक और बाल्कस लेक जो है ना रूस में है, ठीक है। डिजर्ट पढ़ेंगे, डिजर्ट कौन कौन से डिजर्ट हैं, जैसे सहारा डिजर्ट आपको पता ही है कि भाई सहारा डिजर्ट जो है वो बिगेस्ट डिजर्ट है इन दी वर्ल्ड, और एशिया में अगर देखा जाए तो गोबी है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो थार है। तो उस तरीके से जो डिजर्ट हैं अलग अलग कंट्री में, एंड मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको इस क्लास में कराए जाएंगे, आप डेली क्लास लें, और यूट्यूब पर लाइव क्लास रहेगी और रेगुलर क्लास रहेगी, जब तक भी क्लास रहती है आप उसका पूरा पूरा बेनिफिट लें, कुछ सीखें। और अगर आप सारे कॉन्टिनेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगी, आपको ऐसे कोई कंट्री नहीं बचेगी जिसकी आपको नॉलेज ना हो, उस कंट्री की कैपिटल, करेंसी पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो आप बिल्कुल क्लास अटेंड करें और रेगुलर क्लास अटेंड करें और अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखें। इसके बाद टू बी कंटिन्यू, ये जो क्लास है आपकी कंटिन्यू है, आप देखें बढ़िया एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जो भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है आप उसको गेन करें, और धीरे 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 ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो कंप्लीट होते जाएंगे, उनकी कंट्रीज आ जाएंगी, कैपिटल, करेंसी, और जो भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं सेम इसी सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कराए जाएंगे। सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप समझते हैं, क्योंकि
मैप से ही आपका आगे सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स के बारे में इतनी तो अपन को सबको नॉलेज रहती है कि कौन सा क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ल्ड का मैप है ऐसा होता है, हमने सबने देख रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, वर्ल्ड का मैप ऐसा होता है। लेकिन इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर है, बहुत ईजी है। अगर हम ये वाले कॉन्टिनेंट को देखते हैं, ये वाला जो कॉन्टिनेंट होगा ये होगा नॉर्थ अमेरिका। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। और जब हम ये वाला एरिया देखते हैं ये होगा साउथ अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। ये वाला जो पोर्शन है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये वाला जो पोर्शन है ये यूरोप है। तो ये अफ्रीका हो जाएगा और ये यूरोप हो जाएगा। ठीक है, यूरोप में और एशिया में बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और वो क्या कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो रूस है ना, ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है ये पूरा रूस है। रूस का कुछ एरिया जो है वो इधर यूरोप में भी आता है। तो हमने यहाँ पर एक इस तरीके से बना दिया है। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन करता है कि एशिया और यूरोप जो दोनों अलग होते हैं या उनका डिवाइडेशन होता है, वो कौन सा हिल है या कौन सा पहाड़ी है ना, कौन सा माउंटेन है जिसकी वजह से ये अलग होता है। तो यहाँ पर एक माउंटेन है यूराल, यूराल माउंटेन। कौन सा? यूराल माउंटेन। ये यूरोप है, और यहाँ पर कौन सा माउंटेन है? यूराल माउंटेन है। तो एशिया और यूरोप जो डिवाइड होते हैं वो यूराल माउंटेन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो आपको यूराल माउंटेन याद रखना है, यूराल माउंटेन याद रखना। ठीक है, और अपन आगे जाके पढ़ेंगे उसको, पूरा यूरोप में आएगा तो यूरोप में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जो रूस है, रूस का लेफ्ट वाला पोर्शन जो आपको कलर के हिसाब से दिख रहा है वो यूरोप में आता है। और एक और इसकी रूस की एक और क्वालिटी है कि भाई रूस की जो कैपिटल है ना मास्को, ठीक है, रूस की कैपिटल है मास्को, और मास्को जो आता है ना वो यूरोप में आता है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को, और मॉस्को जो कैपिटल है रूस की वो यूरोप में आती है। रूस आपको दिख रहा है वो एशिया में है, लेकिन रूस की कैपिटल मॉस्को जो है वो यूरोप में आती है। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री की लिस्ट निकालोगे, ठीक है, तो उसी कंट्री की लिस्ट में आपको रूस मिल जाएगा। तो देखो जो मेन जो पॉलिटिकल वर्क होता है वो कहाँ से होता है किसी भी कंट्री का? उसकी कैपिटल से होता है ना। और रूस की कैपिटल कहाँ पर है? यूरोप में है। तो इसको वैसे आंखों से जब देख रहे हैं अपन, तो वैसे तो ये हमें एशिया में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पर मानेंगे हम उसको? डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग कहाँ मानेंगे? डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मानेंगे कि वो यूरोप में है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपका जो राइट वाला पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है ये आता है आपका एशिया कॉन्टिनेंट में। ये हो गया आपका एशिया। ठीक है, और इसमें आपकी ज्यादातर वो कंट्री हैं जिनके आपने नाम सुन रखे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंडिया है वो एशिया में ही आता है। और जब इंडिया आता है तो इंडिया के जो भी पड़ोसी देश हैं वो सभी हमारी नॉलेज में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, कोई सी भी हो, तो अपन उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें कॉन्टिनेंट को समझना है। ये वाला जो पोर्शन होगा नॉर्थ अमेरिका, ये वाला जो पोर्शन होगा साउथ अमेरिका, ये वाला जो पोर्शन होगा अफ्रीका, ये वाला जो पोर्शन होगा वो एशिया। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इसको अलग बना दिया, इसको भी सेपरेट पढ़ना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। और फिर रहता है आपका ये वाला साउथ में बिल्कुल अंटार्कटिका। ठीक है, ओशियन जो मेन हमारे ओशियन है वो कितने हैं? 5 हैं। मेन जो ओशियन है वो कितने हैं? 5 हैं। जैसे हम महासागर कहते हैं,
और बिगेस्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है। बिगेस्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन है तो वो आपका अगर देखें तो जो आपका एशिया है, एशिया के राइट साइड में भी आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा। यहां भी पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ, ये पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है। तो जो बिगेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का वो पैसिफिक ओशियन है। अब आपको राइट में और लेफ्ट में भी अगर ओशियन दिख रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको जब आप ऐसे फोल्ड कर दोगे, बात समझ में आ रही ना, इसको जब आप ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों कनेक्टिविटी में आ जाएंगे। कनेक्टिविटी का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएंगे, पर बीच में गैप रहेगा। गैप रहेगा तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है, उसको बोला जाता है वेरिंग स्टेट। क्योंकि यहाँ पर वेरिंग सी है ना, तो वेरिंग सी की वजह से यहाँ पर वेरिंग स्टेट है, तो वेरिंग जल संधि या स्टेट कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक है। सबसे पहले ये वाला पोर्शन नॉर्थ अमेरिका, पर हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन के बारे में भी पढ़ेंगे। एक ओशियन है आपका पैसिफिक ओशियन, मैंने बता दिया। पैसिफिक ओशियन का शेप कैसा है? तो बोले सर्किल शेप में आता है पैसिफिक ओशियन। अगर आपसे कहते हैं कि अटलांटिक ओशियन का शेप कैसा है, तो ये एस वाले शेप में आएगा। इसको अटलांटिक ओशियन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, है तो वो एक ही लेकिन इसको बांट रखा है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे इसको? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन। तो ये जो शेप होगा इसका एस के शेप में होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एस जैसी शेप बनेगा। और अगर बात करते हैं इंडियन ओशियन की, अगर बात करते हैं इंडियन ओशियन की, तो ये अपना इंडियन ओशियन है और इसका जो शेप है थोड़ा सा ट्राइंगल टाइप का है। समझ गए? ये वाला जो शेप है इसका वो ट्राइंगल टाइप का है ना, इस तरीके से अगर आप बना देते तो बन जाता है। तो ये होता है इंडियन ओशियन, और ये इसको हिंद महासागर अपन कहते हैं। और इंडियन ओशियन हो गया आपका, इधर एक अटलांटिक हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, ऊपर हो जाएगा आपका आर्कटिक। ऊपर की साइड जो नॉर्थ पोल है वहां पर कौन सा ओशियन हो जाएगा? आर्कटिक ओशियन होगा। इधर अटलांटिक है ही, दिया ही है। सबसे बिगेस्ट ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है, के बारे में अपन पढ़ते ही। ठीक है, अब ये तो रहा हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में। हाँ भैया चलो ठीक है, तो हम एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे। सबसे पहले हम एशिया को उठाएंगे, क्योंकि एशिया जो है वो हमारा जो कंट्री है वो एशिया में ही आता है। तो सबसे पहले हम एशिया की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, एशिया में क्या क्या दिया गया है, सारी चीजें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक से बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि भाई जैसे मान लीजिए एशिया है, तो एशिया में मिनिमम कितनी कंट्री हैं? तो एशिया के अंदर मिनिमम अगर देखा जाए 48 कंट्री हैं। ऐसे 47 भी बताई मैंने, लेकिन 48 के लगभग कंट्री हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका में अगर देखा जाए तो 55 के लगभग अप्रोक्सीमेट 55 कंट्री हैं। नॉर्थ अमेरिका में अप्रोक्सीमेट 29 कंट्री है। साउथ अफ्रीका में 15, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 15 कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में अप्रोक्सीमेट 22 कंट्री हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला जो कॉन्टिनेंट है वो भी आपका एशिया है, और मैक्सिमम एरिया वाइज अगर आप देखते हो वो भी आपका एशिया है। यानी एशिया कॉन्टिनेंट है तो वो एरिया के हिसाब से भी बड़ा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा है। ठीक है, एशिया की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपसे ये कह देता है कि मैक्सिमम कंट्री वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा अफ्रीका। अच्छा, यूरोप बचा है। यूरोप में अप्रोक्सीमेट 50 कंट्री हैं। जो यूरोप है, यूरोप में अप्रोक्सीमेट कितनी? 50 कंट्री हैं। तो यूरोप में 50 कंट्री हो गया, एशिया 48, ऑस्ट्रेलिया 22, अफ्रीका 55,
और 15 के लगभग है, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ही बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक आध दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, पर हमें थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाता है इसको पढ़ने से। और अगर मैक्सिमम कंट्री की बात करेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको सबको याद रखना है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, काफी सारी चीजें विस्तार में चलेंगी। आपको स्टेट पढ़ाएंगे, स्टेट कौन कौन सी है, कैनल पढ़ेंगे, कैनल कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, कौन कौन सी कैनल कहाँ पर है, आइसलैंड के बारे में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कर देते हैं कि बिगेस्ट आइसलैंड इन दी वर्ल्ड, बिगेस्ट आइसलैंड इन दी वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है विश्व का, बिगेस्ट आइसलैंड इन दी वर्ल्ड। तो बिगेस्ट आइसलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड, ये रहा, देख लो जरा। ठीक है, समझ में आ गया। बिगेस्ट आइसलैंड है तो ग्रीनलैंड है। और बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइसलैंड अगर पूछ लेता है, बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइसलैंड पूछ लेता है, तो बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइसलैंड होगा, वो होगा आपका इंडोनेशिया। कौन सा होगा, इंडोनेशिया। ग्रुप ऑफ आइसलैंड है तो इंडोनेशिया है, बिगेस्ट आइसलैंड है तो ग्रीनलैंड है। ओके, बिगेस्ट कंट्री पूछ लेता है एरिया वाइज, तो रूस है। ठीक है, एरिया वाइज रूस के बाद सेकंड नंबर पर कनाडा है, मतलब सॉरी उसमें हाँ एरिया वाइज चले जाते हैं तो एरिया वाइज। ठीक है, देखिए आपको अगर एरिया वाइज आप कंट्री से के अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है, कंट्री के अकॉर्डिंग चलोगे तो फर्स्ट नंबर पर रूस आएगा, रूस के बाद कनाडा आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर ब्राजील आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा और फिर इंडिया आएगा। यानी एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो सेवेंथ नंबर पर हमारा इंडिया आता है, यह हमें पता है। इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना, फिर कनाडा, फिर रूस। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। यहां पर सी और सी दो आ रहा है ना, तो यहां पर ये चाइना है और ये कनाडा है, तो ये समझ गए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, तो एक लड़का था, उसने रोका रोका रोका, किसको रोका, बोले सीएम को रोका, चीफ मिनिस्टर को रोका। यहाँ पर CAM बोलना है हमेशा, वैसे तो CM होता है, और अपन हमेशा CAM बोल देंगे, CAM बोल देंगे तो CM से अपन को आ जाएगा। रोका CAM को और उससे पूछा आपने BA किया है कि नहीं, तो B से ब्राजील हो जाता है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया होता है, और 7 नंबर पर आपका इंडिया आपको याद रहेगा। रोका CAM को आपने BA किया है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे कहते हैं कॉन्टिनेंट बताइए एरिया वाइज, कॉन्टिनेंट किस हिसाब से होगा, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट की बात करेंगे ना, तो यहां पर आपको एक ट्रिक लिखनी है। ठीक है, आना, आना साया, बस आपको इतना याद रखना है, आना साया। यहां पर ए से बन जाएगा आपका एशिया, फिर ए से बन जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है, फिर NA से बन जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर SA से बन जाएगा साउथ अमेरिका, फिर Y से बन जाएगा यूरोप, और फिर बन जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर हम एरिया वाइज भी देखें कॉन्टिनेंट्स को, तो आप बिल्कुल बता सकते हो, ए से यहाँ पर एशिया आ जाएगा, फिर अफ्रीका आ जाएगा, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, और फिर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। वैसे कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करते हैं कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर प्रेजेंट में पूछते हैं तो भाई कॉन्टिनेंट्स की संख्या अब 8 हो गई है, 8 कॉन्टिनेंट्स हैं। और जो हम स्टडी करते हैं वो 6 कॉन्टिनेंट की करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं वो 6 कॉन्टिनेंट की करते हैं।
ओके। अब अगर आप कहेंगे कि भाई 8th नंबर का जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, तो 8 नंबर का है, उसको बोलते हैं जीलैंडिया। क्या बोलते हैं? जीलैंडिया। ठीक है। अब जीलैंडिया बोले ये कहां पर है, तो ये जो जीलैंडिया है ये आपको न्यूजीलैंड इधर दिखाई दे रहा है, ये जो है न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है और यहां पर बिल्कुल अंडर वाटर, ठीक है, पानी के नीचे खोज की गई है और बताया गया है कि 8 नंबर का जो कॉन्टिनेंट है वो जीलैंडिया होगा। ठीक है, मैं अभी आपको उसका मैप भी बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा ना। अभी आपको ध्यान रखना है, अगर इन प्रेजेंट पूछ लेता है कि कितने कॉन्टिनेंट, एक कंफ्यूजिंग वाली बात है क्योंकि ऑप्शन में वो 6 7 8 दे रहा है, पर इन प्रेजेंट अगर पूछ लेता है कि प्रेजेंट में, क्योंकि वो ये पूछना चाहता है कि आपको अभी लेटेस्ट वाला पता है कि नहीं। अच्छा, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ये तो सबको ही मालूम रहता है, हर किसी को मालूम है 7 कॉन्टिनेंट है, और हम 6 का इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये वाला जो है अटलांटिक वाला जो इधर है आपका अंटार्कटिका जिसे अपन बोलते हैं, तो अंटार्कटिका में माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहां तो कोई कंट्री है नहीं। वहां तो ये है कि जो माइनस टेम्परेचर में जो भी एनिमल्स रह सकते हैं वो रह रहे हैं बस वहां पर, है ना, पेंगुइन वगैरह है, या वहां पर वाइट वियर है, और भी कई प्रकार के जो जीव जंतु जो माइनस टेम्परेचर में रह सकते हैं वो यहाँ रह रहे हैं। बाकी का मेन अपन 6 कॉन्टिनेंट के बारे में ही डिटेल में जाते हैं। ठीक है, सब कुछ सारे टॉपिक होंगे जो भी ज्योग्राफी में टॉपिक आते हैं, हर एक चीज होगी, जैसे चाहे वो आपके रिवर हो, ठीक है, चाहे वो आपकी कैनल हो, चाहे वो आपकी स्टेट हो। इसके अलावा ये तो खैर आपका एक पॉलिटिकल वाला वो आ जाता है, लेकिन आप एक फिजिकली भी जो भाई अपन पढ़ेंगे उसमें फिजिकली मैप का भी पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें हम पूरा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग प्लैनेट्स की जो भी एक क्वालिटी है, जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारे अपन उसमें पढ़ लेंगे। हम इसमें अर्थ में ऊपर जब जाते हैं कौन कौन सी लेयर होती हैं वो भी पढ़ेंगे, और अर्थ में जब नीचे जाते हैं तो कौन कौन सी लेयर होती हैं वो भी पढ़ेंगे। ट्रोफोस्फेयर वगैरह आपने, मेसोस्फेयर, ट्रोफोस्फेयर, ये ओजोनोस्फेयर, ये आपने पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा होगा आपने, है ना, स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देते हैं कि जो एरोप्लेन उड़ता है ना, उड़ता है तो उड़ने दो, कौन से नंबर की लेयर है जिसमें एरोप्लेन उड़ता है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है? अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, ठीक है, यहाँ से धरती से ऊपर की ओर जा रहे हैं, कौन सी लेयर होगी? फर्स्ट लेयर होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर होगी, फिफ्थ होगी? बताओ, कौन सी लेयर में उड़ता है प्लेन? प्लेन जो उड़ता है ना, सेकंड वाली लेयर में उड़ता है। वैसे हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, और यहाँ पर अपन जब इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोफोस्फियर आता है सबसे फर्स्ट नंबर पर, है ना, ट्रोफोस्फियर ही बोलते हैं ना, और फिर सेकंड नंबर पे स्टेटोस्फेयर, एक मेसोस्फेयर, ऐसा ही रहता है ना, क्योंकि ये इसमें 5 लेयर होती हैं, वो अपन पढ़ेंगे। और ऐसा मैं आपको बताऊंगा लॉजिक कि आपको अपने आप याद आ जाएगा बढ़िया से। बहुत सारी क्वेश्चन बनते हैं इनमें, अभी मैं आपसे प्लानेट में से क्वेश्चन पूछ दूंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि आप बताइए प्लानेट्स में जो ट्रीटॉन है वो किसका मून है? ट्रीटॉन, ट्रीटॉन जुपिटर, जुपिटर का गयानीमीड, गयानीमीड है जुपिटर का। अगर मैं बोलूं टाइटेनिया, अगर मैं बोलूं टाइटन, अगर मैं बोलूं डिवोस है, फोवोस है, एक ऐसा प्लानेट है, एक ऐसा प्लानेट है, सुनिए, एक ऐसा प्लानेट है जो अपनी जगह पर सबसे जल्दी
राउंड कर लेता है। मतलब जैसे हमारी अर्थ है ना, अर्थ पे 24 आवर्स में दिन रात होते हैं, एक ऐसा प्लानिट है अप्रोक्सीमेट 10 आवर, 10 आवर में हो गया काम। यानी आप वहां पर ये कह सकते हो कि 5 घंटे दिन तो 5 घंटे रात होगी, यानी 9.8 कुछ ऐसा लिखा आता है, पूरे 10 आवर्स भी नहीं है, 9.8 ऐसा है। तो आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं ऐसा कौन सा प्लानेट है कि वो बहुत जल्दी घूम जाता है, कौन सा प्लानेट है? वो है जुपिटर, जो सबसे बड़ा प्लानेट है ना जुपिटर, उसको अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स लगते हैं अपने सर्कल में घूमने। यही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो आगे जाके। ठीक है, यही सीखना है कौन सा जल्दी घूम जाता है, कौन से धीरे घूमता है, किसको जल्दी, कौन राउंड लेता है, सन क्या है तो कौन जल्दी कर लेता है, किसको देर लगती है, हर एक चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने तो यही देखा होगा ना कि जो सैटर्न है, जो शनि ग्रह है, उसके चारों तरफ सर्किल है, पर एक प्लानेट और है जिसके चारों तरफ सर्किल है, यूरेनस। पर उसमें दिखते नहीं है, इसमें दिखते हैं। तो यूरेनस में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो इतना ज्यादा तिरछा है अपनी जगह पर। ठीक है, स्लीप प्लेनेट कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, किसको कहते हैं? यूरेनस को कहते हैं। देखिए, अब ये चीज तो आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक बेसिक बताया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये सी वगैरह मैंने आपको बता दी, ओशियन बता दिए हैं, और इसमें काफी सारी चीजें होंगी, जैसे आपने कभी एक कैनल के बारे में सुना होगा, है ना? कौन सी कैनल? स्वेज कैनल। तो स्वेज कैनल किस किस के बीच में है? मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में। आपने एक नाम सुना है बाबुल मंडप? बाबुल मंडप सुना है आपने? बताओ। इंट्री गेट ऑफ टीयर्स, इंट्री गेट ऑफ टीयर्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार। ठीक है, इंट्री गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इंट्री गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार एक एक इसमें आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, एक स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं बाबुल मंडप। ठीक है, अब बोले सर ये बाबुल मंडप है कहाँ? मैं बताता हूँ बाबुल मंडप है कहाँ। ठीक है, तो मैंने बताया इंट्री गेट ऑफ टीयर्स, हालांकि वो आप बाबुल मंडप ऐसे सुनने में लग रहा है, बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना, बाबुल मंडप। बाबुल मंडप में बैठ के आंसू बहा रहे हैं क्योंकि इनकी बेटी की विदा हो रही है, तो इसलिए एंट्री गेट ऑफ टीयर्स बोल सकते हैं ना, एंट्री गेट, यानी कि बारात ने एंट्री कर ली है गेट में और टीयर, आंसू आने लगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाबुल मंडप। उसका नाम थोड़ा सा ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए ऐसे ना, बाब, फिर ऐसे ना उल मंडप, ऐसे कुछ है, पर हमने उसका हिंदी में एक शब्द निकाल दिया, उसको पढ़ने में आ जाता है बाबुल मंडप, जल्दी से पढ़ लेते हैं तो बाबुल मंडप। बाबुल मंडप जो है वो है किस किस के बीच में? तो देखिए, बाबुल मंडप पहली बात तो एक स्ट्रेट है। ठीक है, बाबुल मंडप पहली बात तो एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट समझते हो? स्ट्रेट मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जल संधि। स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि इसमें जो अगर देखा जाए जो लैंड होती है वो तो अलग होती है, लेकिन जो वाटर होता है वो एक होता है, मतलब वाटर रास्ता जोड़ने का काम करता है इसमें, एक मान के नहीं। तो ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है? वैसे तो दिख रहा होगा, इतना ही हो पाएगा बेटा, आप जो इतना ही हो पाएगा, इतनी इसकी बस की इतनी है। अब देखो, ये हो गया आपका रेड सी, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं अरेबियन सी। रेड सी और अरेबियन सी के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बाबुल मंडप, क्योंकि ये एक स्ट्रेट है।
तो आप ऐसे कह सकते हो कि बाबुल मंडप जो है वो रेड सी एंड अरेबियन सी के बिटवीन बिटवीन ऑफ रेड सी एंड अरेबियन सी। क्लियर हो गया? बिटवीन ऑफ रेड सी एंड अरेबियन सी, ये आपका अरेबियन सी है। लॉजिक क्या है इसकी, देखो ट्रिक क्या है। बाबुल मंडप में आंसू बहा रहे हैं, तो रोते रोते उनकी आंखें रेड हो गई हैं, लाल हो गई हैं, और सोच रहे हैं बेटी को पालने में, इतना बड़ा करने में अरबों रुपए खर्च हो गए भैया, अरबों रुपए खर्च हो गए। हिसाब लगा रहे हैं जन्म से लेके अभी तक का पूरा। ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपका रेड सी एंड अरेबियन सी के बीच में कौन सी स्टेट है? बाबुल मंडप। ठीक है, क्या हो गया? क्या? अब ये नहीं पता मेरे को क्यों कहते हैं, लेकिन कहते जरूर हैं कहते जरूर हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से एंट्री होती है उसकी, वो रेड सी में ही जाते हैं। अरेबियन सी वाले जो जितने भी हैं वो सब इसी रास्ते से आते हैं, यानी कि अब एशियन कंट्रीज को जो भी अपना ट्रेड करना है तो वो इसी से जाते हैं। और यहाँ पर अपने मैप में गैप नहीं दिखाई देता, पर यहाँ गैप है, आसानी से जहाज आ जा सकते हैं। ठीक है, इसको स्वेज कैनल है जो उसको जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। पल्स ऑफ इंडियन ओशियन, पल्स ऑफ इंडियन ओशियन, पल्स ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? पल्स ऑफ इंडियन ओशियन। तो पल्स ऑफ इंडियन ओशियन बोला जाता है श्रीलंका को। किसको बोला जाता है भाई? श्रीलंका को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्यों बोला जाता है, जैसे क्वेश्चन है ना क्यों बोला जाता है, तो पल्स ऑफ इंडियन ओशियन इसलिए बोला जाता है कि ये जो श्रीलंका है ना, ये समुद्र के किनारे, इसके चारों तरफ समुद्री है वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पल्स मिलते हैं, मोती मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोती मिलते हैं समुद्र के किनारे, वो सीपी नहीं होती है उसमें से मोती निकलते हैं, तो इसलिए पल्स ऑफ इंडियन ओशियन श्रीलंका। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप का मैंने बिल्कुल अभी थोड़ा बता रहा हूँ, उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा देखो एक दिन में तो आपको पूरा कंप्लीट करा नहीं दूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा अपन अपना लेवल बढ़ाएंगे पढ़ाई में, तब आएगा। देखिए जैसे अभी हम मैप देख रहे थे, उस मैप का थोड़ा सा शेप आपको पता है कि जब हम ग्लोब वगैरह देखते हैं तो ग्लोब में इस तरीके से ही आ जाता है। ठीक है, इसमें ये तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये तो आपको अच्छे से पता ही है, हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर पे आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो एशिया में हमें ये कंट्री मिल जाती है, इंडिया तो है ही, साथ में ये वाली जो कंट्री है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया वगैरह है ना, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इसमें भी आपका ये फिलीपींस, आपने आसियान कंट्रीज के बारे में सुना होगा। आसियान में 10 कंट्रीज आती हैं, तो 10 कंट्रीज का ये वाला जो ग्रुप है, इसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरी ये जो कंट्री है ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है आसियान। आसियान वो 10 कंट्रीज इसमें आती हैं, इनका ग्रुप है, इनमें आपस में एक ट्रेड वगैरह होता रहता है, तो एक इनकी मीटिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो खैर एशिया है, वो एशिया में हम अलग अलग, अभी क्या है, हम जब ये सभी कंट्रीज की कैपिटल, करेंसी वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपको और भी जल्दी ये सारी कंट्रीज के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अपन वन लाइनर फैक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे आगे। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करने वाली एक कैनल है, कौन सी कैनल है?
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करने वाली एक कैनल है, उसका नेम है पनामा। कौन सी कैनल है वो? कौन सी कैनल है? पनामा कैनल है, पनामा नहर। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करने वाली जो कैनल है वो पनामा कैनल है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देता हूं कि जो पनामा कैनल है ये किसके बिटवीन में है, किसके किसके बीच में है, तो ये जो है पनामा कैनल जो है, देखो कैनल जब पढ़ोगे ना तो कैनल में ये भी पढ़ोगे ये कौन सी कंट्री में आती है, कहाँ पर है, और किसके बिटवीन में, कौन कौन से दो अलग अलग एरिया के बीच में है। जैसे स्ट्रेट है, स्ट्रेट में भी पढ़ना पड़ेगा ये किस किस के बीच में है, ऐसे कैनल को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको लॉजिक बता देता हूँ, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। पनामा जो कैनल है ये कैरिबियन सी एंड पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशियन, कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में, ठीक है, कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में है, ठीक है। कैरिबियन सी लिखा हुआ, कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन, यानी कि पनामा नहर होगी तो यहां पर होगी पनामा कैनल, ये वाला जो एरिया होगा कैरिबियन सी होगा, और ये वाला जो एरिया होगा आपका इधर पैसिफिक ओशियन वाला होगा। अब कैसे याद करोगे, देखो देसी तरीके से याद करो। यहां पर कैनल का नाम क्या है? पनामा। याद करना है, देखो पना, माँ, माँ ने क्या बनाया? पना। कैरी का पना होता है ना, वही वाला पना बनाया किसने? माँ ने बनाया। और जब पना बनाया तो पना बताओ जल्दी से काय का बनता है? आम का नहीं बनता, काय का बनता है? कैरी, कैरी का बनता है, इसलिए तो कैरिबियन सी हो गया। और जब आम का पना पी लेते हैं तो गर्मी प्रशांत हो जाती है ना, गर्मी प्रशांत हो जाती है, गर्मी शांत हो जाती है ना, गर्मी शांत हो जाती है तो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। हमें याद रहता है कि प्रशांत महासागर और कैरिबियन सी जो है उसके बीच में, मतलब वहां पर पनामा नहर है। पनामा नहर इन दो दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है नॉर्थ अमेरिका में? इनमें सब में आपको रिवर्स भी पढ़नी है कि कौन से कॉन्टिनेंट्स की लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन से कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट है, कौन से कॉन्टिनेंट का डीपेस्ट पॉइंट है, ये सब आपको ये आगे पढ़ने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका इसमें हाईएस्ट पॉइंट है ना, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले जो है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसका नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनले। पढ़ेंगे अपन आगे, इसको डेनाली भी बोलते हैं, माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी तो अपन आगे, ये आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है पूरा। इसमें सबसे इंपोर्टेंट जगह मिलेगी आपको कौन सी? ब्राजील, सबसे इंपोर्टेंट जगह रहेगी ब्राजील, है ना। और ये जो ब्राजील है ना ये कॉफी के लिए फेमस है कि नहीं है? कॉफी के लिए फेमस है ब्राजील। यानी कि नॉर्थ साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एरिया वाइज भी बिगेस्ट है और पॉपुलेशन वाइज भी बिगेस्ट है, क्या? ब्राजील, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और अच्छी बात है कि ये जो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इस नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि हाईएस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड, बोलीविया की कैपिटल है लापाज, ठीक है। लापाज एंड सुक्रे टू कैपिटल है उसकी, बोलीविया की, बोलीविया की कैपिटल है लापाज, हाईएस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड है वो, ठीक है। यहाँ पर आपका बोलीविया है, ये रहा, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो लापाज, ये इसकी कैपिटल है। तो इस मैप में क्या कैपिटल को भी इंडिकेट किया गया, कैपिटल भी इंडिकेट हो रही है। और यहाँ पर एक हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, कौन सा है हाईएस्ट वाटरफॉल? एंजेला वाटरफॉल,
एंजेला वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। एंजेला कहां पर है भैया? वेनेजुला में है। ये रहा वेनेजुला। वेनेजुला एक कंट्री है और इस वेनेजुला में एंजेला वाटरफॉल है। ठीक है, यहां पर बोलिए। इसी में नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी एक हाईएस्ट वॉल्केनो है, हाईएस्ट वॉल्केनो। उसका नेम है ओजस डेल सालाडो। नेम सुना है? ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो जो है ना, ये अर्जेंटीना में है। ओजस डेल सालाडो जो है ना, हाईएस्ट वॉल्केनो इन दी वर्ल्ड। अपने बिगेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड अलग है और बिगेस्ट अलग है। चलो ठीक है, अभी पहले एक तरफ से आते हैं अपन, अभी तो सब ठीक है। ये यूरोप हो गया। यूरोप में इस हिसाब से आपको देखेंगे, इसी में ही आपका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसी यूरोप में आप यूनाइटेड किंगडम को पढ़ लोगे, जर्मनी को पढ़ लोगे, फ्रांस को पढ़ लोगे, है ना, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, काफ़ी सारे। यूक्रेन, यूक्रेन को कौन भूल सकता है? यूक्रेन तो अच्छे से याद हो गया सबको, जब से युद्ध छिड़ा है, जब से यूक्रेन अच्छे से याद हो गया। और ये रहा हमारा हमारा नहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी। उनका नेम क्या है? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज हैं और एंथनी अल्बनीज से उनकी मुलाकात हुई है। एक बहुत अच्छा मतलब वहाँ से रिस्पांस मिला है, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एंथनी एंथनी अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको कैनबरा पता ही है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। इन प्रेजेंट अगर देखेंगे कॉन्टिनेंट्स कितने पार्ट में डिवाइड है? 8 पार्ट में डिवाइड है। 8 पार्ट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड अफ्रीका, नॉर्थ साउथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अटलांटिका, और ये आ गया आपका अटलांटिका, अटलांटिका, और ये आ गया जीलैंडिया। जीलैंडिया जो होगा 8 नंबर का होगा। ये कहाँ पर है मैंने आपको बता दिया, अगर इस साइड में देखें इस डायरेक्शन में, यहाँ पर न्यूजीलैंड मिलेगा, न्यूजीलैंड के नीचे पानी के नीचे है ये। ठीक है, ये 8 नंबर का कॉन्टिनेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये पूरा आपका मैप बता दिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। अब तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए यार, कलर के हिसाब से इतनी सारा, अब तो माइंड में आना चाहिए। देखो जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपन तो बढ़िया, और पहले से भी आपको हो सकता है नॉलेज हो, लेकिन अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। यानी कोई पहली बार भी पढ़े ना इस चीज़ को तो उसको बहुत अच्छे से आ जाए। अभी मैं बात कर रहा था आपसे जीलैंडिया की। ठीक है, देखो ये लिखा है 8th कॉन्टिनेंट जीलैंडिया। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये न्यूजीलैंड है। इस न्यूजीलैंड को ब्रिटेन ऑफ साउथ, ठीक है, ब्रिटेन ऑफ साउथ यानी कि दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। ठीक है, ब्रिटेन ऑफ साउथ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो शेप है ना यूके से मिलता जुलता है। जब आप वर्ल्ड के मैप में यूके को देखोगे ना तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता दिखेगा। ठीक है, तो इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन ऑफ दी साउथ बोलते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, एक और चीज है इसमें, ये वाला जो पोर्शन है जो डार्क दिख रहा है ना तुम्हें, ये तो न्यूजीलैंड है, लेकिन इसके नीचे अंडर वाटर है, इतना बड़ा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो इसके नीचे है वो अंडर वाटर है, ऊपर नहीं है, वो जीलैंडिया है। बात समझ में आ गई ना? पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज की है, तो आपको उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने एशिया में। एशिया के कुछ फैक्ट्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। अब आपने सुना है कि भाई जो एशिया है, बार बार अपन एशिया एशिया बोलते रहते हैं, पर एशिया का मीन्स क्या है ना, एशिया का मीन्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, वर्ड एशिया। एशिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इज फ्रॉम द आंशु ऑफ द हिब्रू लैंग्वेज। एक हिब्रू लैंग्वेज में एक आंशु वर्ड यूज होता है,
और इसका मीन्स होता है सनराइजेज होना, ठीक है, सनराइजेज, यानी कि इसको उगते सूरज का मतलब एक प्रकार से आपको वैसे भी मालूम है कि जो सनराइजेज वाली जो कंट्री है, ठीक है, वो जापान है, और जो जापान आती है तो वो एशिया में ही आती है, ठीक है। जापान जो आएगा ये रहा जापान, यहाँ पे ये जापान है, यहाँ से सनराइज होगा, और सनराइज होगा तो सबसे पहले उसकी जो रेस पड़ेंगी तो वो इस पे पड़ेंगी, जापान पे, इसलिए इसको दी मतलब एक कंट्री ऑफ दी सनराइजेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहले, अच्छा इसका मीन्स भी क्योंकि यहाँ पे अगर पड़ रहा है तो इसको भी अपन बोल देते हैं कि भाई ये इसको सनराइजेस कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एशिया जो वर्ड है वो आशु शब्द से बना है, हिब्रू लैंग्वेज से, और इसमें लिखा हुआ है अप टू दी लिटरल मीनिंग ऑफ विच दी सन राइजेज, यानी कि इसका जो मीन्स होता है सनराइज होता है, ना कि सन सेट होता है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का ये कितना परसेंटेज है? 30%, ये आपको याद रखना है। जो एशिया कॉन्टिनेंट है होल वर्ल्ड का अगर अपन देखते हैं तो उसका कितना परसेंटेज होगा? ये 30% होगा। एरिया वाइज देखेंगे तो अपन, लेकिन है तो सबसे बड़ा दी वर्ल्ड एंड वेयर 60% ऑफ दी वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स, यहाँ पर 60% जो पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है वो हमारी एशिया में रहती है। अगर हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड का हम देखते हैं तो कितना परसेंटेज होगा? ये 30% होगा एरिया के हिसाब से। और अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर होल वर्ल्ड का अगर देखते हैं तो 60% पॉपुलेशन जो है वो हमारे एशिया में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एरिया के हिसाब से वैसे हमने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट वो एशिया है, एशिया के बाद में अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद में नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के बाद में यूरोप है, और यूरोप के बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इन एशिया, बिल्कुल जो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट जो है वो कहां पर आता है, कौन सी कंट्री में आता है भैया? वो आता है नेपाल में। यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट पर किसी को क्लाइम करना है तो परमिशन किससे लेगा? नेपाल से परमिशन लेगा, ठीक है। तो आप इसकी आप पोजीशन देख सकते हो कि ये कहां पर है, यहां पर है ये पूरा, ठीक है, ये नेपाल है माउंट एवरेस्ट। The world's highest mountain peak in Asia in Mount Everest, और whose height is 8848 मीटर, ठीक है। हालांकि ऐसा बोला जाता है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसकी हाइट में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है, यानी कि अब 8848.84 ऐसा कुछ भी है, मतलब बात समझ में आ रही ना, यानी इसकी ग्रोथ तो ही हुई है इसमें, लेकिन आप अभी इसको 8848 याद रखो, एनसीईआरटी की बुक्स में आज भी 8848 दिया हुआ है, ठीक है। विच इज दी लोकेटेड इन नेपाल? इन नेपाल इट इज नाउन एज सागरमाथा, चलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इट इज नाउन एज सागरमाथा। यानी सागर माता किसको कह देते हैं भाई? सागर माता जो है वो माउंटेन है। बिल्कुल आपको कुछ भी पूछ लेते हैं, अभी पेपर में पूछा एमपीपीएससी के पेपर में संडे को, उसमें पूछा गया एटलस माउंटेन कहां पर, एटलस माउंटेन कहां पर? एटलस माउंटेन जो है अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका में है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 8848। हमेशा जब भी हम डीपेस्ट जाएंगे, अगर किसी सी में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं तो मीटर में जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पर जा रहे हैं तो मीटर में जाएंगे, ठीक है। तो मीटर में ही इसकी वैल्यू होती है। चलिए अगला देखते हैं। हियर इज दी वर्ल्ड्स मोस्ट, ठीक है, वाइड सेपरेट प्लेटू, तिब्बत प्लेटू, ठीक है, विच इज सेपरेट ओवर अबाउट 2 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो है
वैसे 2 स्क्वायर तो नहीं होगा, ये और ज़्यादा होना चाहिए 2 स्क्वायर तो, पर ठीक है वो मिसप्रिंट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दो प्लेटू हैं हमारे एशिया में, एक है तिब्बत प्लेटू और एक है पामीर प्लेटू। और पामीर प्लेटू जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नाउन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर प्लेटू को, ठीक है। और ये जो ताइवेट है, तो ये जो है ये मतलब वाइड सेपरेट है, कि मतलब ये सबसे विस्तृत पठार बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं सबसे विस्तृत, यानी सबसे ज्यादा फैला हुआ। सबसे फैला हुआ जो पठार है वो टाइबेट है, तिब्बत है। और इस तिब्बत पे कहीं ना कहीं चाइना का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो आप इसमें पोजीशन देख रहे हो, ये हमारा इंडिया का मैप है, और इधर ही आपका नेपाल है, और ये वाला जो एरिया है वो और तिब्बत वाला एरिया है जो चाइना के उसमें है कंट्रोल में। चाइना ने उस पर एक तरीके से अपना कंट्रोल कर रखा है। तो ये सबसे ये मतलब एक बोलते हैं फैला हुआ है, ठीक है। वाइड सेपरेट प्लेटू, विस्तृत पठार है, कौन सा? तिब्बत का पठार। पर हाईएस्ट प्लेटू अगर बोलते हैं ना, तो वो है आपका पामीर प्लेटू है, ठीक है। पामीर प्लेटू की यहाँ पे आ जाएगा, पामीर प्लेटू ये यहाँ पर है, तो पामीर प्लेटू इधर आएगा, उसको भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। The world's highest plateau in Asia is Pamir Plateau, whose height is 4875 meters. Hence, it is called the roof of the world. ठीक है, पामीर प्लेटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और पामीर प्लेटू देखिए, ये आपका इंडिया वाला पोर्शन हो गया, ये इंडिया का नॉर्थ वाला एरिया हो गया, और इसके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है पामीर, ठीक है। यानी कि जब हम इंडिया के इधर राइट साइड में इधर आ जाते हैं, चाइना वाली साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ हमें तिब्बत मिल जाता है, टाइबेट है। और जब हम इंडिया के ऊपर की साइड आते हैं, तो इधर हमें क्या मिलता है? पामीर प्लेटू मिलता है। और पामीर प्लेटू भी देखो इधर चाइना के लेफ्ट में है, पामीर प्लेटू चाइना के लेफ्ट में, चाइना जहाँ से शुरू हुआ है उसके लेफ्ट में है। और ये पामीर प्लेटू है ना, इसको सबसे हाईएस्ट है, इसलिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। The world's highest plateau in Asia is Pamir Plateau, whose height is 4875 meters. Hence, it is called the roof of the world. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The world's most populous country in Asia is China. ठीक है, इन एशिया इन चाइना, यानी कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है, ये सबको ही मालूम है। एंड बाय एरिया इट इज रशिया, वट रशिया कैपिटल मॉस्को अराइव्स इन यूरोप। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि जो मॉस्को जो कैपिटल है रशिया की, वो यूरोप में आती है। और वैसे रशिया अपन को ज्यादातर एरिया जो हमें मैक्सिमम एरिया दिखता है रूस का, तो वो हमें एशिया में दिख जाता है, ठीक है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को जो है वो कहाँ पर आता है? यूरोप में आता है, ये नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक कंफ्यूजन और क्रिएट होता है कि अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में जो एरिया वाइज अगर देखें तो बिगेस्ट कंट्री कौन सी होगी? अगर हम रूस को काउंट नहीं करते तो एशिया में बिगेस्ट कंट्री चाइना होगी, एरिया के हिसाब से, भी होगी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी होगी। और वैसे रूस आपको दिखाई देता ही है। तो ये एक ऐसा डाउट है जो रहता है हमेशा, वो ऐसा एक कोई अपन उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि वो क्या पूछना चाह रहा है, कि भैया क्या वो ये पूछना चाह रहा है कि हमें पता है कि नहीं। तो हो सकता है वो ऑप्शन में रूस ना दे और ये पूछ ले कि एशिया में जो एरिया के हिसाब से बिगेस्ट कंट्री कौन सी है। ऑप्शन में उसने रूस नहीं दिया तो चाइना आंसर है। कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होगा? जब रूस और चाइना दोनों आएंगे और इन एशिया पूछेगा, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार एशिया का मैं रूस लगा दूं कि चाइना लगा दूं। पर फिर भी हम जब देखते हैं तो हमें रूस दिखता है, लेकिन अगर आप कहें कि सर फिर भी क्या करें, तो फिर चाइना ही लगा दो, क्योंकि रूस की कैपिटल मॉस्को यूरोप में आती है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर उसने रूस मांगा या ये माना तो वहां पर क्वेश्चन कैंसिल भी होगा। आप अपनी बात रख सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो होते हैं ना एग्जाम में जो आ जाते हैं, बाद में जाके उन पे
कहीं ना कहीं वो डाउट में आ जाता है, डाउट में आ जाता है तो स्टूडेंट उस पर अपना एक फीडबैक देता है कि नहीं ये क्वेश्चन, बोलते हैं ना हिंदी में बोलते हैं आपत्ति लगा दी जाती है। बात समझ में आ रही ना? तो वो भी क्रिएट हो जाएगा कि भैया एशिया में हम कैसे मान लें, एशिया में तो रूल्स दिया ही नहीं रहता, वैसे तो दिखता मैं पर मैं इसलिए दोनों चीज बता रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन हो वैसा अपन को आंसर दे देना है, ठीक है। वैसे तो आएगा नहीं, वो इसलिए नहीं आएगा कि जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पर कम पूछा जाएगा। वो चीज का को पूछेगा जब बाद में उसको क्वेश्चन कैंसिल ही करना हो। अब आपने पढ़ लिया बिगेस्ट कंट्री इन एशिया, अब आ जाओ स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया। तो स्मॉलेस्ट कंट्री जो एशिया में है वो कौन सी भाई? मालदीव। मालदीव इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मालदीव इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया। एशिया में स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो कौन सी है? मालदीव है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मालदीव की जो आप पोजीशन देख पा रहे हो, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के साउथ में इधर आपको श्रीलंका दिखेगा, श्रीलंका के इधर की साइड आप देखोगे तो ये मालदीव दिखेगा। और ये जो मालदीव है यहाँ पर भी करेंसी रुपया चलती है, ठीक है, यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? यहाँ पर मालदीव में भी रुपया चलती है, श्रीलंका में भी रुपया चलती है, पाकिस्तान में भी रुपया चलती है, नेपाल में भी रुपया चलती है। तो हमारा बढ़िया आराम से ट्रेड हो जाता है इनके बीच में, ठीक है। चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी, चाइना की करेंसी बड़ी अटपटी है। रेन मेनविक, रेन मेनविक जो है ना, ये चाइना की करेंसी है। जापान की करेंसी पता है क्या है? जापान की तो बता दो। ये चाइना और जापान वाले तो रीजनिंग में आते आते रहते क्वेश्चन। जापान की करेंसी येन। जापान की कैपिटल तो पता है ना? टोक्यो। जापान लेके आप, वो पान वाले को टोक्यो, और एन टोक्यो, नहीं टोकेगा तो देर करेगा वो, एन, ठीक है। येन करेंसी है जापान की है, और रेन मेनविक जो है करेंसी जो है वो चाइना की है। पहले और कुछ नाम आता था, शायद युआन नाम आता था, युआन ऐसा कुछ नाम आता था, लेकिन अब रेन मेनविक ही पढ़ना है अपन को, ठीक है, रेन मेनविक ही पढ़ना है। मालदीव इज दी स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, मालदीव को याद रख लेना है। इसके बाद में आते हैं मास्को इज दी, ठीक है, सॉरी मकाऊ है, मकाऊ, मकाऊ 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 मकाऊ, मकाऊ की कैपिटल ही मकाऊ है। मकाऊ की कैपिटल मकाऊ है, पर मकाऊ की करेंसी पटाखा, ठीक है। मकाऊ की कैपिटल तो मकाऊ ही है, पर उसकी करेंसी पटाखा है, ठीक है। देखिए मकाऊ इज द कंट्री विथ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ बहुत ही अच्छा फैक्ट है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जो कंट्री है भैया वो मकाऊ है। एक आइसलैंड टाइप का है, वो चाइना से लगा हुआ है। चाइना कब उस पर कब्जा कर ले, हो सकता है चाइना ने कब्जा कर रखा हो। अपने मकाऊ मकाऊ की तो कोई खबर ही नहीं पड़ी आज तक कि मकाऊ में ये हो गया कि वो हो गया। सुना कभी? नहीं सुना ना, तो हो सकता है चाइना वाला छपने नहीं देता होगा। तो यहाँ पर मकाऊ को याद रखना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन दी वर्ल्ड, इन एशिया नहीं, इन वर्ल्ड। तो आपको याद रखना है मकाऊ को, ठीक है। अब मकाऊ को कैसे याद रखोगे? मकाऊ को याद रखोगे मकाऊ, माँ काऊ, काऊ को याद रखना, मैं काऊ से याद रखूंगा उसको। और आपको मालूम है जहां पर काऊ बंधती है ना, किसी भी बाड़े में बहुत सारी काऊ आ जाती हैं। जब काऊ आ जाती हैं तो बहुत ज्यादा झुंड होता है काऊ का, तो क्या होता है उस जगह पर डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जगह कम व्यक्ति ज्यादा। तो आप देखेंगे काऊ का झुंड रहता है वो तो पूरा। तो जिस बाड़े में गौशाला में काऊ बंधी रहती है तो वहां पर आप क्या देखोगे? काऊ बहुत सारी होंगी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको याद रखना है मकाऊ जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी है, और वो भी होल वर्ल्ड के अंदर। ये नहीं कि आप केवल एशिया में पढ़ो, एशिया में तो होगा ही होगा फिर, है ना। और शायद मिनिमम में मंगोलिया आ जाता है, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी में मंगोलिया। ये 2001 के आंकड़े चले आ रहे हैं,
2001 का। कभी भी आप देखेंगे पॉपुलेशन का कुछ भी ऐसा कुछ फैक्ट होगा ना, वो 2001 का ही होगा वर्ल्ड लेवल पर। नए आंकड़े तो मिल ही नहीं रहे, नए मिलते तो अपन नए नए बढ़िया अच्छे से तैयार कर लेते। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। दी लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, ठीक है। तो देखिए यहां पर यांग टिशी क्यांग, यांग टिशी क्यांग, यांग टिशी क्यांग चाइना की रिवर है। और ये जो रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, यानी कि हमारे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यांग टिशी क्यांग, यांग टिशी क्यांग जो है ना तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बत का ईस्ट वाला जो एरिया है वहां से ये निकली है और इस तरीके से ये पैसिफिक ओशियन में जाके गिर जाती है। चाइना वाले एरिया में, ये आप देख रहे हैं ना पूरा ये चाइना है, ये पूरा एक देख रहे हैं ना, ये चाइना ही चाइना है, तो इसलिए उसका नेम भी ऐसा ही है, यांगशी नाम आ जाता है, यांगशी, यांगशी बोल देते हैं या यांग टिशी क्यांग बोल देते हैं। एक वांगो रिवर भी पढ़ेंगे अपन इसमें, वांगो रिवर भी है चीन के अंदर, ठीक है। तो याद रखोगे दी लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, और लार्जेस्ट रिवर होगी तो वो कौन सी होगी, यांग टिशी क्यांग होगी। यांग टिशी क्यांग अपन को याद रखना है, नहीं याद हो मांग टिशी मांग, मांग टिशी मांग, मांग टीसी मांग क्यों नहीं देंगे। प्रिंसिपल से एक लड़की टीसी मांगने पहुंच गई, प्रिंसिपल घुमा रहे हैं, कल आना परसों आना। अब की बार वो अपने पिताजी के संग आई, किसके संग आई, पिताजी के संग आई। आपने नाम सुना है संघाई, नहीं सुना। अबे चाइना के अंदर कितनी फेमस सिटी है शंघाई, क्योंकि वो अपने पिताजी के संग आई। संघाई जो सिटी है वो यांग टिशी क्यांग रिवर के बैंक में है। एक पंथ दो काज हो गए। पिताजी कहते हैं तेरे प्रिंसिपल हैं को, हैं को, प्रिंसिपल हैं को, मना करने वाले हैं को। एक हैं को एक प्लेस है, एक सिटी है चाइना के अंदर, वो भी यांग टिशी क्यांग रिवर के बैंक में है। और एक सिटी और पढ़ोगे नानकिंग, नानकिंग। पिताजी कह रहे हैं मैं तेरे साथ में आ गया ना, अब प्रिंसिपल नानी कहेंगे, नानी कहेंगे, मैं तो हूं। नानकिंग है, हैकोब है, संघाई है, ये सिटी, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, कौन सी रिवर है, ये रहा संघाई, ठीक है। वांगजू तो दिया है, और मैंने आपको हैकोब भी बताया, हैकोब भी एक सिटी है, कोई हो सकता है यहाँ पर नानकिंग, नानजिंग लिखा ना, नानजिंग या नानकिंग लिखा है ना। एफ ए ये वुआन, वुआन शहर, वुआन शहर तो सुना ही होगा आपने, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता भैया, चीन का वुआन। आपको पता है वुआन यही नदी के किनारे है जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है भाई, आज के लिए सफिशियंट है, इससे आगे का अपन नेक्स्ट कल पढ़ते हैं।